हेलो, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद हुई आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 2011 के 2011 का हम लोग क्या किए थे। सन 2011 सीटेट को हम लोग टारगेट करते हुए जो होने वाला है आपका सीटेट ये सितंबर में, तो उसी को टारगेट करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने CDP, CDP और EVS कंप्लीट कराया था। कंप्लीट मैंने करा दिया था अच्छे तरीके से। और आज हम लोग करेंगे हिंदी को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। हम लोग 30-90 यानी 90 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, सीटेट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको सीटेट से जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है आप उसको दे सकते हैं टीचिंग से संबंधित। जैसे KVS हो गया, DSSB हो गया, इस तरीके से एग्जाम हो गए। ठीक, आप आराम से दे सकते हैं। चलिए इधर उधर बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और हम लोग देखेंगे हिंदी को टारगेट करेंगे अच्छे तरीके। देखिए हिंदी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, यानी 2011 के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी 91 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों ज्ञान पर, दूसरा है समय अवधि पर, तीसरा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, यानी राइट होगा। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर निर्भर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92 आता है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है एकमात्र साधन है, अनावश्यक है। इसमें देखिए देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक जो होता है एक किसके रूप में होता है, साधन के रूप में होता है। तो यानी ऑप्शन देखते एक्सप्लेन को, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यानी कक्षा में देखिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक, एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन अगर 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन देखिए राइट भी हो जाएगा। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अब देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफी अंतर होने के कारण ये हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। कहानी सुनाने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं और चौथा ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपके बी राइट होगा, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा। ठीक, कहानी सुनने से, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे कहानी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उनकी बुद्धि क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें बच्चों को कहानी भी सुनानी चाहिए पढ़ाने के दौरान। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कराएगी, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ठीक, तो देखिए लेखन कौशल अगर सुधारना है बच्चों को तो अपने अनुभवों को लिखना, यानी ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ये राइट होगा। देखिए इसका समझते चलेंगे। यहाँ पे बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन, ठीक, उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन अगर करना है, करने के लिए अपने अनुभव को लिखना बेहतर होता है। बच्चों से कहें अपने अनुभव को आप खुद लिखें,
तो उससे अच्छे तरीके से उनका मूल्यांकन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि बोलना कौशल है महत्वपूर्ण, यानी बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक, देखते चलेंगे। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। और दूसरा ऑप्शन देखिए, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। देखिए राइट होगा, इसको समझते चलेंगे। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक, तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, तो इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, LSRW 1 2 3 4, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके 4 स्किल हो गए। ठीक, आई होप आपको समझ में आए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 देखते चलेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? देखिए समझते चलेंगे। देखिए, बच्चों को भाषा सीखने में महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा में संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, और भाषा संसाधनों का अभाव और बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। यानी देखिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए डी को समझते चलेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 करा देखिए कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अब देखिए, पेडागोजी जो है, आप इसमें अगर जो सीडीपी में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे तरीके से काम में आएगा। ठीक, तो एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप हिंदी, सीडीपी, ईवीएस सब में कर लेंगे क्वेश्चन आराम से। 98 है। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन इधर दिया है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे इधर। देखिए इसके ऑप्शन यहां से शुरू हो रहे हैं। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। थोड़ा समझते चलेंगे, मेन ऑप्शन को ही देखेंगे। कह रहे कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यानी देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, हम लोग 99 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि एक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? यानी कि बहुसांस्कृतिक मतलब बहुत से संस्कृत के बच्चे वाले हैं, अलग अलग धर्म के रहने वाले बच्चे हैं। अगर उस कक्षा में आते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते किसको अधिक महत्व देंगे? देखिए आप थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन आपको हो जाएगा राइट डी हो जाएगा। कह रहे कि यहाँ पे समझते चलेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। कह रहे एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। हमें बच्चों को, अगर बहुसांस्कृतिक में अलग अलग धर्मों के बच्चे अगर आते हैं, उन्हें अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करने का अवसर हमें देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 करें। देखिए प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो थोड़ा समझते चलिए। इसमें निगेटिव पूछा है और पॉजिटिव कौन कौन? देखिए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये सही बात है। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, यानी देखिए ये निगेटिव पूछा है, निगेटिव हम आपको बता रहे हैं। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो ऑप्शन इसमें निगेटिव पूछा है, उद्देश्य नहीं है, तो आपका बी राइट हो जाएगा आंसर। देखिए प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम में कंठस्थ नहीं करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं, मतलब याद करना उसमें उसका उद्देश्य नहीं है। जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना,
शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 111 करा है। देखिए 111 नंबर क्वेश्चन करा है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी होमवर्क हम बच्चों को देते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा। बच्चों की क्षमता यानी स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी बच्चे जिस अनुसार हैं, उनका लेवल जिस हिसाब से, उस हिसाब से उनको हमें गृह कार्य देना चाहिए। ठीक, देखिए एक्सप्लेन को देखेंगे। गृह कार्य बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार दिया जाना उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावी होता है। यानी बच्चे अगर उनका योग्यता अगर जो अच्छा नहीं, अगर उसके उनकी योग्यता के विपरीत अगर हम वर्क देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेशन में आ सकता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 102 करा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से भाई, देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा, बोलना और लिखना। कह रहे कि भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना लिखना होता है। जैसे अभिव्यक्त मतलब ये बता रहे हैं, बोलना और लिखना, जैसे किसी को बताना तो बोलकर भी बता सकते हैं, लिख करके बता सकते हैं। ठीक, अभिव्यक्त कौशल हो गया। ठीक, तो चलिए उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 103 कह रहे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत इसमें ढूंढना है। चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कह रहे कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। इसमें आपको निगेटिव देखना है। और देखते हैं दो ऑप्शन का क्या दिया इसमें, इसमें कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। और यानी निगेटिव आपका यही होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, निगेटिव पूछा, निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रीवियस से आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें अच्छा खासा नंबर हमारा आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 हम लोग देखेंगे, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, यानी कि चारों जितने कौशल हैं वो एक दूसरे से देखिए मैंने आपको जस्ट बताया था, दिए गए चारों विकल्पों में भाषा चारों कौशल ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर अंतर संबंध एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, चारों कौशल। आई होप आपको समझना हो। आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 करा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में जो लेसन में जो हमारा यानी चैप्टर के पाठ में जो हमारा चित्र दिया उसका क्या होता है। देखिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए पाठ में जो चित्रों का उद्देश्य होता है, पाठ को समझने में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहां से आता है आपका, ये देखिए यहां से आपका 106 से 111 तक कविता हमको पढ़ करके उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे तो हम लोग मेन क्वेश्चन पाएंगे। आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, जब पेपर में आएगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा नजर डालते हैं। क्वेश्चन पूछा है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, कह रहे गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो कह रहे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बेखबर होना, यानी बेखबर होना यानी गहरी नींद में सोने का अर्थ बेखबर होकर सोना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा, पाल में, अतल गहराई में, जहां सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर। यानी कि देखिए कवि लोगों को पतन की राह पर जाने से मना कर रहा है। कवि मानव की अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वह किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक कविता पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए कविता थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे,
गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। ठीक। अरुण उदयाचल सजाने सजाने आ रहा हूँ। कल्पना कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। साधन से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो एक कविता आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन भी आपने देखा, और क्वेश्चन देखिए इधर जो बचा उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। ठीक। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो व्यक्ति जो जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो जीवन में कठिनाई जो आती है उससे बेखबर, उन्हीं को क्या कर रहा है, कवि संबोधित कर रहा है। ठीक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम लोग। 109 का राइट है कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार देखिए, इसी तरीके से आपको ग्रामर पूछेगा, उस पोयम से ही आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक। तो अनुप्रास अलंकार अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक। जब आप लोगों को उधर रिपीटेड कराया गया था उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया था। ठीक। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 111। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृत। तो ऑप्शन आपका देखिए इसमें जागृत होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए फिर आता है आपके यहाँ से फिर पैराग्राफ आता, यानी यहाँ पद था, यहाँ एक काव्य हो गया, यानी कविता, यहाँ पे गद्यांश हो गया। गद्यांश को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से और करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी देखिए 112 से 120 तक क्वेश्चन दिया है, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ठीक। थोड़ा सा हम इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे फिर पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे। ठीक। चलिए क्वेश्चन कैसे दिया हम देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जब आप पेपर में जाइएगा तो आप आराम से पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़कर अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है 113 कर रहा है कि गांधी जी ने वगैरह सब पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। ठीक। ये गांधी जी से संबंधित आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 बता रहा है। 114 कर रहा है देखिए, 114 बता रहा है यहाँ क्वेश्चन। 114 कर रहा है देखिए, क्वेश्चन को देखते चलेंगे हम लोग कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया है। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 का राय देखिए कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। तो देखिए अब एक्सप्लेन को देखेंगे। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कमियों का विश्लेषण करता है तथा करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यही डायरी की
डायरी की पवित्रता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था डायरी से यानी कि चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है। 116 का रहा है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाए, सॉरी सी राइट होगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन सी राइट होगा आंसर इसका। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 117, 17 कहे 117। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययी समास यानी डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं समास आप लोग को पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 का है कि पढ़ा हुआ कितना पढ़ा हुआ कितना पच गया है का क्या पच गया है का अर्थ है। ठीक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए इसको समझते चलेंगे। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, ये पढ़ा हुआ कितना पच गया है का आशय है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया, अर्थात कितना ग्रहा यानी कितना आपको याद हो गया है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119, 119 कह रहा है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आपका काज। कार्य शब्द का तद्भव काज होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। ठीक, आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वैचारिक। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। ये था इसका अच्छे तरीके से हिंदी। ये 2011 के कंप्लीट मैंने हिंदी और सीडीपी ईवीएस कंप्लीट करा दिए। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इस तरीके से आप अगर 90 क्वेश्चन आप टारगेट बनाकर चलेंगे अच्छे तरीके से, और बाकी बचेगा आपका मैथ और इंग्लिश, उसको भी टाइम मिलेगा हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। बाकी पहले हम लोग 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड करें, पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम इन पे ध्यान देंगे। ठीक, ये था आपका 2011 का पूरा आपका अच्छे तरीके से ये हिंदी पेपर था। हिंदी आप लोगों ने पढ़कर समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आया था उस समय। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था आपका सन 2011 का ये हिंदी का सीटेट का पेपर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छे तरीके से तैयारी को बेहतर बनाते रहें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।